भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और दिलीप कुमार जिन्होंने एक बड़े अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, आज वो जहान फानी से कूच कर गए हैं। इसी पर बात करेंगे। अदाकार जावेद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा, दिलीप कुमार की इस दुनिया से रुखसती और बतौर अदाकार उनकी खिदमात को आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा नुकसान है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का ये? जी, पहले तो आपने जो मेरा तारुफ किया है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको बता दूं। अदाकार नहीं, मैं एक्टर हूँ और जी सर, गीतकार हूँ। तो गीतकार इंटरव्यू थे, उनके बारे में कुछ तो पता रहना चाहिए। तो क्या करें आजकल तो जहाँ तक यूसुफ साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जैसा कंट्रीब्यूशन उनका हिंदुस्तानी फिल्म एक्टिंग में हुआ है, उसकी कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। दिलीप साहब 1944 में पहली फिल्म उन्होंने लिखी थी, यानी 33 में या 34 में, 1933-34 में पहली टॉकी फिल्म बनी थी। तो समझिए एक डिकेड ही हुआ था और जब वो स्क्रीन पे पहली बार नमूदार हुए और बहुत ही जल्द उन्होंने एक नया अंदाज, एक पूरी नई ग्रामर एक्टिंग की डेवलप की और वो इस कदर पुरस्कार थी और इस कदर खूबसूरत थी कि उसका आप देखते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नस्ल दर नस्ल जो एक्टर आते रहे हिंदुस्तानी फिल्मों में, उनपे दिलीप कुमार की एक्टिंग का असर और रंग दिखाई देता है। और अमिताभ बच्चन और नसीर शाह जैसे कमाल के फनकार खुद अपनी जबान से बहुत बार कह चुके हैं कि हमने दिलीप कुमार को बहुत देखा है और सीखा है उनसे। तो एक तरह से ये एक ही मैं समझता हूँ अदाकार है दिलीप साहब कि जिसकी एक्टिंग का असर आपको अदाकारों की 4, 5, 6 जनरेशन में दिखाई देता है। आज भी जो बच्चा फिल्मों में काम कर रहा है, उसे शायद मालूम भी नहीं कि ये हुनर कहाँ से आया उसके पास, इसलिए कि उसे उससे सीनियर दे दिया और उसको उससे सीनियर दे दिया और उससे दिलीप कुमार साहब ने दिया है। तो ये ऐसा है कि जैसे कि पहिया तो हमारी गाड़ियों में लगे हुए हैं, लेकिन ये पहिया बनाया किसने था ये हमको नहीं मालूम। तो ऐसे ही शायद आज के बच्चों को नहीं मालूम कि ये सेंसिबिलिटी, ये स्टाइल, ये अंदाज कहाँ से आया है। लेकिन सही, अच्छा ठीक है, जो है वो दिलीप साहब है। ठीक है जावेद अख्तर साहब, सर ये बताइएगा कि बतौर फनकार तो वो बड़े इंसान थे ही, बड़े अदाकार थे, लेकिन जाती जिंदगी में शख्सी तौर पर आपने उनको कैसा पाया? आपने किस तरह का शख्स उनको पाया? मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार साहब की शख्सियत हिंदुस्तान की बेहतरीन रवायतों का इम्तिजाज थी और वो तहजीब, वो रख रखाव, वो सलीका, वो गुफ्तगू और दादे गुफ्तगू, वो अल्फाज का चुनाव, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कैसे कहूँ और कैसे तस्वीर आजकल हमें लोगों की तरह सब दिखाई देती है। वो एक वाकई अपने अंदर एक सरापा, एक तहजीब थी। और ये मैं बगैर किसी मुबावजे के कह रहा हूँ आपसे कि अफसोस होता है आजकल यंगर जनरेशन को देख कर के जिसे कहते हैं वक़ार, फकीरत, डिग्निटी, ये बहुत कम दिखाई देती है। दिलीप साहब तो इन्हीं चीजों से बने हुए लोग थे और उनकी शख्सियत एक इंतहाई मोतबर और बहुत ही मोहतरम। और ये कहीं मैंने हमेशा देखा है कि जब वो कहीं दाखिल होते थे किसी महफिल में जहाँ उनके अलावा भी बहुत से रक्षा सितारे होते थे, लेकिन एक लम्हे से सबकी आवाज से सांस रुक जाती थी दिलीप कुमार। तो वो जो है, वो जो इज्जत एहतराम हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उसका था और बाहर भी था, वो उसकी कोई निशान नहीं। ठीक, अच्छा जावेद अख्तर साहब, आप समझते हैं कि दिलीप कुमार साहब के बाद, फिल्मों को खैरबाद कहने के बाद, उनके पाए का कोई उस तरह का फनकार और अदाकार पैदा हुआ है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में? आप समझते हैं कि उनका जो कैलिबर था, जो उनकी अदाकारी थी, उनके बाद या किसी शख्सियत को आप देखते हो कि उनमें मुमासलत है दिलीप कुमार जैसी? देखिए, मेरे ख्याल से ये मुनासिब वक्त है कि हम इसको दिलीप साहब को किसी और से मुआवजा करे, इसका और हम चाहे इसमें खूबी है,
वो कभी होती नहीं एकेडमिक बातें, लेकिन इस वक्त तो गए हैं वो इस दुनिया से, तो इस वक्त तो वो लोग जो आप उनका मुआवजा करेंगे वो भी कभी इस वक्त शोक बना रहे होंगे, तो ये कोई वक्त दूसरों मुआवजा करने का नहीं है। अच्छा जावेद अख्तर साहब, जरा अपना वक्त, जरा अपनी कुछ यादें हमसे शेयर कीजिएगा, जो आपका दिलीप कुमार साहब के साथ वक्त गुजरा, जो आपकी मुलाकातें हुई, जरा उस बारे भी हमें आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। नहीं खैर, वो तो बहुत मुझसे बहुत मेहमान थे और बहुत ही शफकत के साथ मिलते थे मुझसे। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो शायद बचपन में जो पहली पिक्चर अपने होश में देखी थी, जो मुझे याद है, ये फिल्म मैंने देखी थी, वो थी आज जिसमें दिलीप साहब थे। तो मेरा तो इश्क जो है उनसे तब हुआ। स्कूल कॉलेज के जमाने में हमारे यही थे, बस उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का नटका बच्चा था, तो हम लोग ज्यादातर उन्हीं के फैन होते थे कॉलेज के स्टूडेंट्स। और बाद जब आया तो कहा, जिनको देख शायद मैंने पहली बार कॉलेज में होता तो शायद बेहोश हो जाता। तो ये वक्त आया कि उनके साथ काम करने का मौका मिला और मैंने उनके लिए सलीम जावेद ने शक्ति लिखी, क्रांति लिखी, फिर मैंने अलग उनके लिए मशाल लिखी। तो जाहिर है कि बहुत हमारा वास्ता रहा उससे, और बहुत मोहब्बत और बहुत ही एक बुजुर्गाना शब्दों से मिलते थे, और उनसे बात करने में, उनसे गुफ्तगू में जो एक अपना लुत्फ था, आदमी सीखता भी बहुत था कि जो बातें करते थे, अदाकारी पे भी उनका नुक्ता नजर था। फिर उनके सीन के बारे में जब डिस्कस करते थे तो किस तरह उनको डिस्क्राइब करते, बहुत अच्छे नरेशन थे। हमारी तो किस्मत अच्छी की राइटर नहीं हुए, वरना आप जब वो कहानी सुनाते थे या सीन सुनाते थे तो वो मतलब आदमी बहुत मजबूत सुनता था। अब वो क्या कहता है कि भाई जब वो कहानी सुना रहे हैं तो सारे रोल दिलीप कुमार ही कर रहे हैं ना, तो वो हर रोल का काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो बहुत उनकी गुफ्तगू जो थी वो बड़ी दिलनशीन और बड़ी दिलनवाज होती थी। ठीक है। अच्छा जावेद अख्तर साहब, सर आपसे आखिरी सवाल लेकर इजाज़त चाहेंगे। सर क्या समझते हैं आप, क्या ये एक अलमिया नहीं है कि जो भी अजीम शख्सियत जब इस जहान फ़ानी से कूच करती है तो उसके बाद हमें उनकी कदर आती है, उनकी खिदमात को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। आप समझते हैं जिस शख्सियत के वो मालिक थे और जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, उनको उन्हीं की लाइफ में वो कदर और अहमियत दी गई है जिसके वो मुस्तहिक थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, न सिर्फ हमारे अपने मुल्क में बल्कि आप लोगों ने की हो इज्जत। तो उसकी मकबूलियत और उनका जो एहतराम था और उनकी जो इज्जत थी उसकी कोई मिसाल नहीं। और मैं समझता हूँ एशिया में लोग उनकी समझते हैं कि वहाँ उनको इज्जत दी गई, और जिन लोगों को बहुत इज्जत दी जाती है फिल्मी दुनिया में, उन लोगों ने भी उतनी इज्जत दी दिलीप साहब को। सही। तो बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो भी जब दिलीप साहब से मिलते थे तो बिल्कुल एक दस्त बस्ता से मिलते थे, और जिसके वो मुस्तहक थे। और फिल्म इंडस्ट्री से बाहर भी समाज में, मुआशरे में उनकी बेपनाह है, बेपनाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद अख्तर साहब आपके वक्त का। भारतीय लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं, और उनकी खिदमात पर बात करेंगे। भारतीय एक्टर रजा मुराद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा मुराद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सर, उनकी इस दुनिया से उनका कूच करना, उनकी वफात, आप क्या समझते हैं कितना बड़ा नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और उनकी खिदमात बारे भी जरा बताइएगा। देखिए, जितना जो इसमें आया है, जिसकी विलादत हुई है उसकी वफात तो यकीनी है ही, इसे तो कोई मुनकर नहीं हो सकता। लेकिन दिलीप साहब ने जो अपनी अजमत का मुजाहिरा किया बतौर अदाकार, अदाकारी जो थी उनके लिए सिर्फ महज पैसा कमाने का पेशा नहीं था, बल्कि अदाकारी उनके लिए अकीदत थी। अदाकारी उनके लिए, जैसे हम यहाँ कहते हैं कि इबादत है, अकीदत है, तपस्या है, पूजा है, आराधना है। तो उन्होंने इबादत समझकर अपना काम किया, और कभी पैसे की उन्होंने लालच नहीं की। बहुत ही सोच समझकर काम करते थे। उनका अपना एक अंदाज था। तो
पैसे ने कभी उन्हें मुतासिर नहीं किया। अगर किसी चीज ने उन्हें मुतासिर किया तो वो अच्छी कहानी थी, अच्छा किरदार था, और इतना खो जाते थे वो अपने काम में, इतना खोकर वो काम करते थे। जैसे उनकी जो शुरुआती फिल्में हैं, काफी उन्होंने ट्रेजिक रोल्स किए, जज्बाती रोल किए, जैसे अंदाज थी, जैसे दाग थी, जैसे देवदास थी। तो वो इतना खोकर काम करते थे, अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते थे कि उन ट्रेजिक रोल्स का असर उनकी जाती जिंदगी में भी होने लगा था, और काफी वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो उन्हें डिप्रेशन हुआ तो इसका इलाज कराने के लिए वो लंदन गए, और लंदन में कोई साइकेट्रिस्ट था, उसकी उन्होंने मदद हासिल की। तो पूरी केस हिस्ट्री सुनने के बाद वो समझ गया कि आप जिस किस्म के रोल करते हैं और हर रोल को जो आप अपने दिल पर ले लेते हैं, उसका असर जो है वो आपकी जाती जिंदगी पर भी पड़ रहा है। तो अब आप तब्दील कीजिए अपने रोल्स को, थोड़े रोल्स कीजिए, थोड़े लाइट हार्टेड रोल्स कीजिए। तो फिर उन्होंने कोहिनूर की, उन्होंने आजाद की, उन्होंने लीडर की, तो इस किस्म की भी फिल्में उन्होंने की। लेकिन जिस फिल्म में भी उन्होंने काम किया, बिल्कुल महारत के साथ किया, और मैं तो कहूंगा कि वो एक एक्टिंग का इंस्टीट्यूशन है, फिर नहीं इस्तेमाल करूंगा उनके लिए। जिस्मानी तौर पे आज वो इस जहां को खैरबाद कर गए, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, जो लासानी, जो उनका फन है, वो तो हमेशा जिंदा जावेद रहेगा। जो चाहने वाले हैं, उनके जो परस्तार हैं, उनके जो मद्दा हैं, तो काम को हमेशा उन्होंने एक डेडिकेशन के तौर पर लिया, एक इबादत के तौर पर लिया। और ऐसा कोई भी अदाकार नहीं है हमारे मुल्क में जो ये दावा करे कि वो कभी ना कभी दिलीप साहब के काम से मुतासिर ना हुआ। तो एक लाजवाल उनका करियर रहा है। और ठीक है, अच्छा रजा मुराद साहब, सर बताइएगा, बतौर फनकार तो वो अजीम इंसान थे ही, अजीम फनकार थे। अपनी मुलाकातों में आपने उनको ज़ाती ज़िंदगी में वो किस तरह के इंसान थे, किस तरह की शख्सियत के मालिक थे, आपका उनके साथ ताल्लुक कैसा रहा, ज़रा इस बारे में बताइएगा। देखिए, मेरे वालिद मरहूम मुराद साहब ने बहुत फिल्में की दिलीप साहब के साथ बतौर अदाकार। हलचल की, अंदाज की, दीदार की, ये अपने बिरल रॉय की, देवदास की, उसके बाद दिल दिया कर दिया में भी वो थे, यहूदी में भी थे। तो बहुत फिल्में उन्होंने दिलीप साहब के साथ की। तो हमारे उनसे जो ताल्लुकात थे, वो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल खानदानी ताल्लुकात थे। उनके हमारा उनके घर आना जाना था, उनके घर आती। और उनकी जो बड़ी बहन थी मोहतरमा सरकीना बेगम, वो बहुत प्यार करती थी हम सबसे, हमें मदू करती थी, अपने घर खाने पर मदू करती थी। तो अक्सर दिलीप साहब से वहां भी मुलाकात उनके घर में हो जाती थी, और हमेशा एक लोगों का, एक तरफदारों का उनके घर के बाहर तांता बंधा रहता था, जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता था। तो ऐसा था दिलीप साहब का ऑरा।